सो नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, हैबिटेट में जो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स हैं, दैट इज़ द सराउंडिंग एम्बियंट, मतलब द सराउंडिंग टेम्परेचर, द वाटर, लाइट, टाइप ऑफ सॉइल जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द लाइफ फॉर्म्स, द लिविंग फॉर्म्स, दैट इज द बायोटिक फॉर्म्स ओवर देयर। तो हम लोग को इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देखना है। अभी द मेजर अबायोटिक फैक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्ट इज टेम्परेचर। नाउ ये काफ़ी रिलेवेंट सा एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसी पे वहाँ का प्लांटेशन डिपेंड करेगा कि उस टेम्परेचर में वो प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर पाते कि नहीं कर पा रहे हैं, तो दे हैव टू अडेप्ट। फॉर एग्जांपल डेजर्ट का टेम्परेचर, इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे अडेप्टेशंस दिखाते हैं ना जानवर और पौधे, तो ही वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। सो एवरेज टेम्परेचर ऑन अ लैंड वेरीज फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल, ओके, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर हो सकता है, जैसे इन पोलर एरियाज एंड हायर एल्टीट्यूड्स पे, एंड इट कैन बी अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ड्यूरिंग द समर्स। तो एक्सट्रीम रेंजेस है टेम्परेचर की, लेकिन इन सभी टाइप के टेम्परेचर्स में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट अडेप्टेशंस दिखाते हैं। तो टेम्परेचर ऑल्सो वेरी सीजनली, मतलब एक ही जगह पे डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टेम्परेचर दिख सकता है। करेक्ट, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई ऐसे तो हॉट और ह्यूमिड है, ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर में भी स्लाइट लोअर, ओके, तो थोड़ा कोल्ड हो सकता है यहाँ पे, एंड और ड्यूरिंग रेनी सीजन इट माइट बी लेस सीवियर टेम्परेचर्स, तो थोड़ा कोल्डर टेम्परेचर्स हो सकता है। ड्यूरिंग समर इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन बी वेरी हॉट, हाई टेम्परेचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सीजन के हिसाब से टेम्परेचर बदल सकता है जगह का। इट डिक्रीजेस जनरली टूवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, टेम्परेचर कम होता जाता है, एंड फ्रॉम द प्लेन एरियाज टू द माउंटेन टॉप्स, तो हायर एल्टीट्यूड्स पे कम टेम्परेचर रहता है, वी ऑल नो दिस, ओके। तो देर आर यूनिक हैबिटेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम लोग जैसे हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो वहाँ पे तो 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना हाई टेम्परेचर हो सकता है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं ना, व्हाट आर दिस डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, सी बेड के यहाँ पे सी बेड में से जो हीट निकल रही है उस हीट से वहाँ का पानी एक्सट्रीमली हॉट होता है। इट कैन बी अप टू 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी ज़्यादा। यहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग्स में तो 80 to 100 डिग्रीज है, डीप सी वेंट्स में तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर जा सकता है। अभी इतने गर्म इसमें तो ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह पाएगा, दिस इज़ व्हाट जनरली वी थिंक, बट देर आर ऑर्गेनिजम्स जो इतने हाई टेम्परेचर के लिए भी अडेप्टेड है और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो दिस टेम्परेचर जनरली अफेक्ट्स द एंजाइम काइनेटिक्स ऑफ द सेल्स, एंड इसीलिए पूरे मेटाबॉलिज्म को और एक्टिविटी को और फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म उसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाता है जिस टेम्परेचर में उसके बॉडी के एंजाइम्स काम कर पाते हैं। बहुत ही फ्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर पाते हैं, एंड दे कैन थ्राइव और दे कैन सर्वाइव इन दिस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो जो लोग काफ़ी वेरिएशन इन टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर पाते हैं उनको यूरीथर्मल बोलते हैं, एंड देर आर ऑल्सो मैनी ऑर्गेनिजम्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, जो ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दे आर सेड टू बी स्टीनोथर्मल्स। ठीक है, तो talking about this only, some extra points we will discuss. Talking about hydrothermal vent, तो वेंट इज़ जनरली अ फिशर, एक क्रैक होता है सी फ्लोर में जहाँ पे सॉइल सी बेड का जो हीट है वो वाटर को गर्म कर देता है। जनरली नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसकी वजह से ये पानी ज़्यादा गर्म रहता है, एंड यहाँ पे ये इतना डीप होता है ना समुंदर में, सी बेड में, कि वहाँ पे सनलाइट तो पहुँच ही नहीं सकती। तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स कैसे ज़िंदा रहते हैं, और इतने हाई टेम्परेचर में तो मैंने बोला उनके एंजाइम्स उस टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है। और जनरली कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, तो इट आर जनरली द बैक्टीरियाज, व्हाट यू कैन सी, दे आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, दे डोंट रिक्वायर फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर आर्किक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, यू कैन सी ओवर देयर। देन जायंट ट्यूबवर्म्स है या क्लैम्स है या श्रिम्स है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, और ये इन बैक्टीरियाज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो फूड चेन वहाँ पे बैलेंस हो जाता है इवन विदाउट सनलाइट रीचिंग ओवर देयर। फाइन, देन नेक्स्ट टू दैट इज़ टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो स्टीनोथर्मल मैंने बोला कि वो सिर्फ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में ज़िंदा रह पाते हैं। इनको भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोफिलिक एंड क्रायोफिलिक। थर्मोफिलिक जो होते हैं हायर टेम्परेचर्स में रहते हैं,
एग्जाम्पल कोरल रीफ्स और कुछ रेप्टाइल्स जो है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में ज़िंदा रह सकते हैं। एंड क्रायोफिलिक जो होते हैं, ये स्टीनोथर्म्स ही है, लिमिटेड रेंज ऑफ चेंजेस ही चाहिए टेम्परेचर में, बट दिस क्रायोफिलिक्स लो टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे वो आर्टिक जोन में रहने वाले एनिमल्स है या क्रस्टेशियंस है या सैल्मन्स या सील्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट टू दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस टेम्परेचर रिलेटेड पॉइंट्स ओनली। तो एनिमल्स जो होते हैं, सी टेम्परेचर से रिलेटेड यू कैन सी द पीरियोडिक एक्टिविटी इन एनिमल्स, उसमें वेरिएशन दिखता है कि एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स दे आर एक्टिव एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ नाइट। जो दिन में एक्टिव है उनको डायurnal बोलते हैं, जो रात में एक्टिव है मतलब जो हीट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो दिन में इनएक्टिव रहते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं। तो ये टेम्परेचर रिलेटेड ही उनका बिहेवियर है ना। तो जो रात में एक्टिव है उनको नॉक्टर्नल बोलेंगे, जो डॉन टाइम मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम पे है उनको ऑररल बोलते हैं, जो इवनिंग में एक्टिव है उनको वेस्पिरल बोलते हैं, जो ट्वाइलाइट में एक्टिव है उनको क्रेपेस्क्युलर बोलते हैं। तो अभी ये डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से दो बेसिक टाइप हमको हमेशा पता है, डायurnal मतलब एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड नॉक्टर्नल मतलब एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ओके, तो ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। जो टेम्परेचर को जिनको सनलाइट चाहिए वो दिन में एक्टिव रहेंगे, जिनको सनलाइट नहीं चाहिए वो रात में एक्टिव रहते हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ही उनका ये बिहेवियर हमको दिखता है। देन टॉकिंग अबाउट ये यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल में एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं उसमें आते हैं मैमल्स और बर्ड्स, और स्टीनोथर्मल्स में आते हैं जनरली एम्फीबियंस एंड लिजर्ड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव गिवन नेम ऑफ यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स फाइंड आउट करने बोला है। तो यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल के एग्जाम्पल्स मैंने तुमको अभी बताए। स्पेसिफिकली अगर नाम बताने हैं तो यूरीथर्मल एनिमल्स में आते हैं सारे मैमल्स, गोट, मैन, काउ एक्सेट्रा, और प्लांट्स आते हैं रोजेस, डेजी, ओक प्लांट। देन स्टीनोथर्मल में मैंने एनिमल्स बताया एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और प्लांट्स आते हैं क्रोटॉन, बोगेनविलिया, ऑर्किड्स, ठीक है। Then the next question is what will be the effect of increasing global temperature on the different habitats and the organisms found in those habitats? Obviously अगर global warming बढ़ता गया तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, क्लाइमेट बदलने लगेगा, वेदर चेंज हो जाएगा, बारिश, टेम्परेचर सब कुछ बदल जाएगा, तो वहाँ का प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ अफेक्ट होएगा, हैबिटाट्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, एंड ऑर्गेनिजम्स अगर इस चेंजिंग हैबिटाट और क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाए तो दे विल एक्सटिंक्ट। Okay, that's the reason that we have to be very, very cautious about this global warming, and we have to take steps to stop this changes, extreme changes in temperatures. Then the next factor that we are going to study is water. First temperature is done, second is water. So water is very, very important for life to sustain on earth. Life first started in water, we all know this. Okay, water is a very important factor affecting the organisms. खाए बिना ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, ओके, बिना खाने के भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, बट बिना पानी के ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो वाटर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। नाउ यहाँ पे दिखाया है कि डेजर्ट में सी वी ऑल नो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है, बट फिर भी जानवर वहाँ पे सर्वाइव या पौधे वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज दे अडेप्ट एंड दे शो चेंजेस टू सर्वाइव ओवर देयर। देन the productivity and the distribution of the plants is also dependent on water ना। aquatic plants अलग होते हैं, उनका अलग पैटर्न होता है सर्वाइवल का। देन जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे अलग टाइप के प्लांट्स है, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे अलग टाइप के प्लांट्स हैं, और प्लांट्स का क्वांटिटी नंबर भी डिपेंड करता है कैसे रहेगा, उनका मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफर करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो वेरियस चेंजेस इन देम। देन related to water only, we'll continue further.
सी ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडीज़ में ही रहते हैं, जैसे ओशंस, लेक्स या रिवर्स में, तो दे हैव देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. मतलब देर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सम कैन सर्वाइव ओनली इन सी वाटर. तो ये भी उनका अपना एक चेंजेस रिक्वायर्ड है, अडेप्टेबिलिटी है. देर आर सम जो दोनों टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. सो फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका pH और ये सब चीज़ें मैटर करता है. अगर ये वाटर हाईली पोल्यूटेड है तो वो ऑर्गेनिजम्स अगेन मरने लगते हैं, उसका pH चेंज होने लगता है तो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं. देन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसका सैलिनिटी, वो भी मैटर करता है उनके लिए. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000. फ्रेश वाटर में ये सैलिनिटी इज़ लेस देन 5 parts per 1000. PPT इज़ parts per 1000. एंड फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है? स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स. एंड सी और ओशन में ये सैलिनिटी रफली 30 to 35 parts per 1000 रहता है, सो हाई सैलिनिटी है. एंड हाइपर सलाइन लगून्स जो होते हैं ना, व्हाट इज़ अ लगून? लगून इज़ अ शैलो वाटर बॉडी जो एक्चुअली लार्ज वाटर बॉडी जैसे ओशन से अलग हो जाता है, एक छोटा सा हिस्सा उसका, और वहाँ पे वाटर थोड़ा शैलो रहता है, और मेन ओशन और उस लगून के बीच में एक छोटा सा बैरियर जैसा आइलैंड या रीफ बन जाता है. तो वो छोटा सा पैच ऑफ वाटर बॉडी इज नोन एज अ लगून. दिस लगून्स आर अगेन हाइपर सलाइन क्योंकि वो सॉल्ट वाटर से ही बने हैं. एंड इनका सैलिनिटी कैन गो मैक्सिमम अप टू 100 parts per 1000. अभी ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मैंने बताया कि उनको जो फ्रेश वाटर में ज़िंदा रह सकते हैं, सॉल्ट वाटर में नहीं, और जो सॉल्ट वाटर में ज़िंदा रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं. और ऐसे भी कुछ है जो दोनों टाइप के वाटर्स में रह सकते हैं. सो दे कैन टॉलरेट द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़. उनको क्या बोलते हैं? यूरी हेलाइन. जैसे टेम्परेचर के लिए था यूरी थर्मल, जैसे यहाँ पे है सैलिनिटी के लिए यूरी हेलाइन. एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी दे आर नोन एज स्टीनोहेलाइन. टेम्परेचर नैरो रेंज का स्टीनोथर्मल वर्ड था, यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी के लिए स्टीनोहेलाइन वर्ड है. तो talking about this, there are many freshwater animals. I told you they cannot live in the sea, and vice versa is also true because osmosis का problem होगा उनको. They can't adjust their body, osmotic pressure balance नहीं होएगा and they will die. ठीक है. तो यूरी हेलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल है जो लार्ज वेरिएशन इन सैलिनिटी बेयर कर सकता है. मोली फिश, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ब्रैकिश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी. उसको सैलिनिटी के रेंज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको यूरी हेलाइन बोला है. फिर ग्रीन क्रैब, वो भी सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में रह सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर? फ्रेश वाटर तो सबको पता है जिसमें सैलिनिटी बहुत ही कम है, और सॉल्ट वाटर जिसमें सैलिनिटी हाई है. ब्रैकिश वाटर इज़ लाइक जिसका सैलिनिटी ना तो फ्रेश वाटर जितना कम है और ना ही सॉल्ट वाटर, सी वाटर जितना हाई है. इट इज़ इन बिटवीन. ब्रैकिश वाटर इज जनरली ऑफ द क्रीक्स या खाड़ी जो रहती है जहाँ पे नदी और समुद्र का पानी मिलता है, वहाँ का सैलिनिटी थोड़ा अलग रहता है. दैट इज व्हाट इज ब्रैकिश वाटर. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट दिस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स आई टेल यू. तो आई टोल्ड यू ग्रीन क्रैब जो था वो यूरी हेलाइन है. ओके. एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट हाँ, देर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो दे आर यूरी हेलाइन, मतलब लार्ज वाटर सैलिनिटी में चेंजेस बेयर कर सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल में ना दे माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन एनवायरनमेंट एंड मरीन टू बैक टू फ्रेश वाटर. ऐसा वो माइग्रेशन दिखाते हैं, मे बी फॉर ब्रीडिंग. ओके. सो दे डू ऑल दिस थिंग्स. इसमें एग्जाम्पल आता है सैल्मन, फिश एंड ईल्स. ठीक है. फिर जो स्टीनोहेलाइन है, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो स्टीनोहेलाइन होते हैं क्योंकि वो नैरो रेंज में ही रह पाते हैं, और वो सी वाटर में जाएंगे या मरीन वाटर में जाएंगे तो दे मे डाई बिकॉज दे कैन नॉट एडजस्ट. स्टीनोहेलाइन में जनरली गोल्ड फिश, ओके, फ्रेश वाटर फिश में एक एग्जाम्पल तुम लोग याद रख सकते हो. एंड कुछ मरीन फिशेस भी हैं, वो भी स्टीनोहेलाइन हो सकते हैं, मतलब वो सिर्फ सॉल्ट वाटर में रह पाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं जा पाते. उसमें से एग्जाम्पल है हेडॉक. ओके. Then next is talking about ये जो फिश का हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में आता है या फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाता है तो दे फेस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. तो व्हाट इज़ ये कुछ फिशेस हैं उनको ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन कर पाता है, मतलब वो सॉल्ट और वाटर को बैलेंस कर पाता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द सराउंडिंग वाटर का सॉल्ट कंटेंट. ठीक है. और ये कैसे कर पाते हैं? तो इफ़ आई हैव टू टेल यू, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो होती हैं
दे टेक इन सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम देयर गिल्स, एंड जो भी एक्स्ट्रा है उसको वो इनफ वाटर के साथ एक्सक्रीट कर पाते हैं थ्रू द किडनीज। ओके, तो सॉल्ट उसमें ये तो फ्रेश वाटर का हो गया। व्हाट अबाउट द सॉल्ट वाटर स्पीशीज़? सॉल्ट वाटर स्पीशीज़ जो है वो एक्सेस सॉल्ट्स को इंजेस्ट करते हैं, मतलब पानी के साथ पी लेते हैं, एंड व्हेन दे ड्रिंक वाटर वाया द गिल्स, एंड अगेन किडनी के थ्रू वो उसका एक्सक्रीशन कंट्रोल कर पाते हैं। सो देयर बाय वो अपने बॉडी में अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, ये दोनों फिशेस, फिश फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिशेस। शार्क जो है वो स्लाइटली डिफरेंट मैकेनिज्म दिखाते हैं, उनके ब्लड में हाई यूरिया कॉन्सेंट्रेशन रहता है which helps them to absorb water directly from the ocean around them, and they also remove the excess salt through their urine। तो पानी वो डायरेक्टली अंदर ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूरिया कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हर एक फिश अलग अलग मैकेनिज्म दिखा रहा है, मेथड से वो बॉडी का सॉल्ट और वाटर कंटेंट बैलेंस कर रहा है, एंड दिस बैलेंसिंग इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो लोग ये ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है वेन एवर देर इज चेंज इन द सैलिनिटी, बट जो लोग ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं दे विल डाई वेन देर इज अ चेंज इन द सैलिनिटी। ओके, तो in short you can remember it that way। Then they have asked you give examples of animals and plants that can survive in fresh water as well as in sea water। तो इसमें मतलब इन शॉर्ट जो फ्रेश और सी वाटर दोनों में रहते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन कर पा रहे हैं, तो उनको हम लोग यूरी हेलाइन भी बोलेंगे, यूरी हेलाइन ही बोलेंगे, जो चेंज इन व्हाट वी से चेंज इन सैलिनिटी को बेयर कर पा रहे हैं, वाइड चेंजेस इन सैलिनिटी को। तो इसमें एनिमल्स के एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो है सैल्मन, स्टिंगरे, बुल शार्क, ग्रीन सी अर्चिन एंड हेरिंग, एंड प्लांट इज सी ग्रास।